हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो एबीसी। मेरा नाम है प्रकाश दुबे और आज हम आए हैं एक और नए टॉपिक को समझने के लिए थ्रू दिस वीडियो। चुनावी सीजन, चुनावी माहौल चल रहा है पूरे के पूरे भारत और भारत के आजू बाजू वाले देशों में। क्या क्या नई रणनीतियां बन रही है, कैसे इस देश के समकक्ष बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे सराउंडिंग में नई नई पार्टियां और नए नए लीडर उभर के आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो की हेडिंग थी वो थी साउथ एशिया में चुनावी मौसम। तो जैसे कि हर साल नए नए मौसम आते हैं, नई नई ऋतुएं आती हैं और उस ऋतु में कुछ चेंजेस आते हैं, वैसे ही इस पूरे साउथ एशिया में चुनावों का खेल चल रहा है। कैसे? तो ये एक हेडलाइन थी, एक वेरी लीडिंग न्यूज़पेपर जो इसका नाम है स्टेट्समैन, उसने ये हेडलाइन दी थी कि द सीजन ऑफ इलेक्शन इन द साउथ एशिया। क्यों ये चीज कही गई? क्योंकि इस साउथ एशिया में जहां सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर साउथ एशिया होता क्या है। साउथ एशिया में ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज है। सबसे पहले भारत तो आएगा ही आएगा, उसके बाद श्रीलंका, देन यहां पर एक कंट्री है मालदीव्स, देन पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये सारी कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं साउथ एशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या सर इन सारी कंट्रियों में एक ही साल पे चुनाव है? जी हां। तो इन सारी कंट्रीज पे इस साल चुनाव हो चुके हैं या फिर चुनाव हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग मालदीव्स पे। मालदीव्स पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसपे वहां पे इलेक्शंस कैसे हुए, वहां की लीडरशिप कैसे चेंज हुई और वहां के लीडरशिप कैसे एंटी भारत के लिए काम कर रही है। उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। बट उसके करंट डेवलपमेंट की बात करें मालदीव भारत के विरुद्ध कैसे जा रहा है, ये इससे प्रूफ होता है कि मालदीव के हर प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले भारत आते थे। बट उन्होंने जो नए वहां के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुजी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सबसे पहले जाएंगे कहां? टर्की। देन उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कहां? चाइना। और जब वो चाइना गए तो भारत के अगेंस्ट उन्होंने एक काम ये किया कि वो चाइनीज लोगों से बोले कि आप कृपया करके आइए और आप यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करिए और आप यहां पर आके अपना हॉलिडे मनाइए। राइट? तो ये अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट है मालदीव में और कहीं ना कहीं मालदीव की जो गवर्नमेंट है ये रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया से कि अब जब आप टर्की और चाइना से मिल चुके हैं तो अब आप भारत से भी एक बायलैटरल मीटिंग करें। हाउएवर भारत अभी इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। मालदीव्स के बाद जो एक स्टेट है जहां पर इलेक्शन हुए वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर भी मैंने बहुत ही डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया है। इनफैक्ट मैंने वहां पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी रखा है कि कैसे बांग्लादेश एक देश के रूप में जन्मा। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। रिसेंटली जो शेख हसीना जो है वहां पर अपनी 5वीं बार सरकार बनाई और अब वो 70+ हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो अपनी बेटी को नया उत्तराधिकारी बनाने के लिए रेडी कर रही हैं। ये है रिसेंट डेवलपमेंट बांग्लादेश में जहां पर अभी रिसेंट इलेक्शंस हुई। नाउ अब हम लोग जिस कंट्री की बात कर रहे हैं वो एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, मतलब वहां पे राजशाही भी है, मतलब वहां पे एक राजा भी है और वहां पर इलेक्शंस भी होते हैं। और ये कंट्री है एक हिमालयन कंट्री जिसका नाम है भूटान। राइट? और वहां पर नई गवर्नमेंट बन के आई है
टेंशरिंग टोगबे के लीडरशिप में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इनको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट किया है। नाउ भूटान भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो भूटान भारत की तुलना में बहुत ही छोटी कंट्री है, बट भूटान की जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि वो लोकेशन भूटान को एक इंपॉर्टेंट नेशन बना देती है। भूटान एक सैंडविच्ड कंट्री है बिटवीन चाइना एट द नॉर्थ और भारत एट द साउथ, और कहीं ना कहीं भूटान इस चीज को लेकर हमेशा सजग रहता है कि कहीं चाइना उस पर अटैक ना कर दे। भारत से वो इतना ज्यादा खौफ में नहीं है, क्योंकि भारत की वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जानता है, और भारत कभी भी किसी कंट्री के ऊपर आज तक अटैक नहीं किया है। बट चाइना का रवैया पूरे दुनिया को पता है, और चाइना जो इस समय ताइवान के साथ कर रहा है, वो देखते हुए चाइना को, भूटान को इस बात का डर है कि कहीं चाइना उसके ऊपर भी अटैक ना कर दे। और रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि चाइना ने एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया भूटान की लैंड कब्जे में कर लिया है, और वहां पर वो लोग मिलिट्री के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी चालू कर दिए हैं। सो भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर जो नॉर्थ ईस्ट पे आता है वो है भूटान। सो वहां पर भी इलेक्शंस हुए हैं। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां पर इलेक्शंस होने हैं वो है पाकिस्तान। हाउएवर पाकिस्तान में इलेक्शन हो या ना हो किसी को इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंट्री है, पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, वहां पर एक इंस्टीट्यूशन हमेशा काम करता है, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए, वो है वहां की आर्मी। तो सभी लोग बोलते हैं, और ये बात जग जाहिर भी है, कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो भी पीएम बनता है वो इस आर्मी का पपेट होता है। पपेट मतलब कहीं ना कहीं इस आर्मी के जनरल के वो सब लोग कठपुतली होते हैं। तो और मजेदार बात यह है कि एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर है अल जजीरा, वो अभी से ये चीज कह रहे हैं कि फरवरी में जो इलेक्शन होने हैं वो अभी से सारे के सारे फर्जी हैं, वहां पर अभी से कुछ न कुछ गलत चल रहा है, और इंजीनियरिंग, इलेक्शन इंजीनियरिंग अभी से चल रही है। इसका मतलब ये कि आर्मी अपने काम में लग गई है, और वहां पे इलेक्शंस तो होंगे बट चुन के वही आएंगे जिनको ये इंस्टीट्यूशन चाहेगी, राइट। तो आर्मी वहां पे सबसे सर्वोपरि है, और आर्मी का वहां पर जब तक दखल ना हो वहां के इलेक्शन में, तब तक पाकिस्तान का इलेक्शन हो नहीं सकता, राइट। सो ये रही पाकिस्तान की बात। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है पूरे के पूरे साउथ एशिया के लिए, और जिसकी नजर पूरे के पूरे कंट्री पे है, वो है अपना भारत। सो यस, जब भी इलेक्शंस बोलते हैं कहीं ना कहीं हम लोग यही समझते हैं कि कोई भारत में कोई राज्यों में चुनाव हो रहे होंगे, भारत में कहीं पंचायती चुनाव होने वाले होंगे। तो इन सब से अलग मई 2024 में, मई जून 2024 में भारत में नेशनल जनरल्स इलेक्शन होने वाले हैं। इसका मतलब ये कि जितने भी सांसदों के लिए वोटिंग है वो इस जनरल इलेक्शंस में होगी, और प्राइम मिनिस्टर यहां पर चुनकर आते हैं। हाउएवर मैं आपको एक चीज, ये अपने भारत देशवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि भारत पूरे साउथ एशिया में एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी, जहां पर इलेक्शन बहुत ही अच्छे से फंक्शंस होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूशन है, वो ये चीज बहुत ही फेयर तरीके से कंडक्ट कराती है, कहीं पर भी हम लोग इस इलेक्शन पे क्वेश्चन ना उठा सके। और रही बात इलेक्शंस की ही, तो साउथ एशिया के अलावा, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, इनफैक्ट इस साल मतलब 2024 में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया, इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको और इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में। सो आप जितनी भी बड़ी कंट्रीज इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी बड़ी कंट्रीज के इलेक्शन इस आने वाले साल में होने वाले हैं। नाउ सर, आप ये बात हमें बता क्यों रहे हैं? इसका एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे जैसे इलेक्शंस होंगे, कहीं पर नई सरकार आएगी, कहीं पे नए लीडरशिप आएंगी, तो भारत को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऐसे रखने हैं कि वो किसी के साथ ज्यादा फेवरेबिलिटी भी ना करे, मतलब ज्यादा किसी की तरफ झुकाव भी ना रखे, ना ज्यादा किसी को घृणा करे।
तो हम लोगों को एज अ कंट्री, एज अ डिप्लोमेटिक कंट्री, हम लोग को सबके साथ एक मेंटेन करना है अपना रिलेशनशिप। जैसे कि किसी की भी सरकार इन सारी कंट्रीज में बनती है, भारत अपना दबदबा बनाए रखे और भारत ऐसी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल स्फेयर में अपना जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे ग्रो करते रहे। सो कैसे लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताइए, प्लीज अपना फीडबैक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। विद देन, थैंक यू सो मच।